नमस्कार, डॉक्टर कविता त्यागी आपके सामने आज मैं भाषा और समाज प्रस्तुत कर रही हूँ। भाषा और समाज का क्या संबंध होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। भाषा समाज में ही अपने अर्थ पाती है। अगर भाषा समाज नहीं होगा तो भाषा का अस्तित्व नहीं होगा या भाषा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाषा उन्हीं ध्वनियों को या उन्हीं संकेतों को हम कहते हैं जिनको हम समाज में अपनी बातें दूसरों को समझाने के लिए या दूसरों की बातें समझने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जैसे अगर हमें कुछ खाने की चीज़ चाहिए, पीने की चीज़ चाहिए, या हमें अपने दुख व्यक्त करना है, बताना है कि हमारे साथ क्या हुआ है, तो उसके लिए हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। चाहे संकेत से हम बताएं, चाहे अपने मुंह से ध्वनियाँ निकाल कर बताएं, दोनों ही हमारी भाषा के अंतर्गत आती हैं। चाहे हम लिख कर बताएं, इसीलिए भाषा के संकेतात्मक रूप, लिखित रूप, मौखिक रूप, कई रूप होते हैं। हमारे समाज जितने होते हैं उतनी हमारी भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। हर समाज की भाषा अलग होती है। हर समाज में अपनी बात कहने का, समझाने का तरीका या शब्द, ध्वनि अलग अलग होती हैं। जैसे अगर आप अंग्रेज समाज में जाते हैं तो वहाँ आपको पानी के लिए वाटर बोलना पड़ेगा, लेकिन हिंदी समाज में पानी बोलना, जल बोलना आदि पड़ेगा। इसी तरह से आप दूसरे तरह ये भी देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि एक ध्वनि जो एक समाज में दूसरा अर्थ देती है तो और किसी अन्य समाज में वही ध्वनि अलग अर्थ प्राप्त करती है। जैसे आई शब्द है, आई शब्द को अगर आप अंग्रेजी समाज में जाके बात करते हैं तो ध्वनि तो आई ही बोलेगा, लेकिन वहाँ आई जो अपना अर्थ ग्रहण करेगी वो मैं के अर्थ में मानी जाएगी। यानी जब आप अंग्रेजी समाज में आई गो टू स्कूल, तो आई वहाँ पर आया कि मैं स्कूल जाता हूँ। लेकिन अगर इसी ध्वनि को आप मराठी समाज में, दक्षिण भारत के समाज में बोलते हैं, आई मैं स्कूल जाती हूँ, तो वहाँ आई से मतलब बाबा, मम्मी आ जाएगा। आई का मतलब होता है माँ। तो एक समाज में एक ध्वनि दो अर्थ ग्रहण करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ही शब्द के लिए, जैसे अभी एक ध्वनि दो अर्थों में दो समाज में हमने देखी। आई शब्द है, एक ध्वनि है, लेकिन दो समाजों में उसका दो अर्थ लगाया जा रहा है। इसी तरह से आप ये देखेंगे कि एक अर्थ के लिए कई समाजों में अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। यानी कि एक अर्थ के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया, अंग्रेजी समाज में पानी के लिए पीने की चीज़ वही है, तरल पदार्थ वही है, लेकिन अंग्रेज समाज में उसे वाटर कहते हैं। तो हिंदी भाषा में उसे, जो हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, वो उसे पानी या जल कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही चीज़ के लिए एक ही समाज में, यानी कि समाज में थोड़ा अंतर है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो उसमें, जैसे उड़द की दाल है तो उसे उत्तर भारत में उड़द की दाल बोलते हैं, तो थोड़ा सा पूरब साइड को चलते हैं तो वहाँ उसे तूर बोलते हैं। यानी कि चीज़ एक है, हिंदी ही भाषा है, लेकिन समाज भौगोलिक दृष्टि से बटा हुआ है, तो वहाँ एक ही चीज़ के लिए दो ध्वनियों का या दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इससे हम ये पता लगाते हैं या ये हमें पता चलता है कि अलग अलग समाजों में एक चीज़ के लिए कई शब्द बोले जाते हैं, कई ध्वनियाँ बोली जाती हैं। और कभी कभी एक ही शब्द एक ही ध्वनि से अलग अलग अर्थों में, अलग अलग समाजों में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। कई बार तो मात्र उच्चारण या शिक्षा की दृष्टि से भी गलत अलग अलग शब्द बोले जाते हैं। जैसे कोई तोतला बोलता है तो उसे अलग ढंग से बोलेगा शब्द को। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, स्टेशन है, स्टेशन को ही कई तरह से बोला जाता है। एक अशिक्षित व्यक्ति है, वो स्टेशन बोल देता है, और कुछ स्टेशन बोलते हैं, कुछ स्टेशन बोल सकते हैं। तो कभी कभी उच्चारण के भेद से भी अलग अलग शब्द बोल दिए जाते हैं। यानी कि हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाषा अलग अलग समाजों में अलग अलग तरह से बोली जाती है, और अलग अलग समाजों में भाषा अलग अलग अर्थ अपने प्राप्त करती है। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है वर्ग और समाज, भाषा और वर्ग।
यानी कि हर वर्ग में भाषा अलग अलग बोली जाती है। तो किस तरह से हम वर्गों में विभाजित कर सकते हैं समाजों को? समाज को वर्गों में बांटने के लिए हम कई आधार ले सकते हैं। जैसे शिक्षा को ले सकते हैं, तो शिक्षा के आधार पर दो वर्ग विभाजन हो जाएगा, दो वर्गों में, एक शिक्षित समाज, एक अशिक्षित समाज। इसमें भी भाषा में अंतर पाया जाता है। जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो अधिकतर भाषा का प्रयोग करता है और शुद्ध परिष्कृत भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन जो अशिक्षित होते हैं वो शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं और उनकी जो बोलते हैं वो बोली के ज़्यादा निकट होता है, भाषा के कम। भाषा मतलब परिष्कृत होती है और बोली किसी क्षेत्र विशेष को अपनी अभिव्यक्ति देती है। इसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनकी भाषा में कुछ अंग्रेजी के शब्द ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं उनकी भाषा में अंग्रेजी के शब्द कम होते हैं और जो होते हैं उनका उच्चारण सही नहीं होता है। इसी तरह से हम दूसरा आधार ले सकते हैं ग्रामीण और शहरी समाज। तो जो ग्रामीण समाज होता है उसकी भाषा शहरी समाज की भाषा से एकदम अलग मिलती है। ग्रामीण समाज की भाषा में ऊंच नीच का भेदभाव कम होता है और सबकी भाषा लगभग एक सी होती है, लेकिन उसका जो शब्दों का भंडार होगा, उसके जो शब्द होंगे उनमें जो शब्द होंगे वो कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित या रूढ़ियों से संबंधित ज़्यादा होंगे। लेकिन जब शिक्षित समाज को या शहरी समाज को जब हम देखते हैं तो शहरी समाज में अपने रोजगार से संबंधित जो प्रश्न होंगे या शब्द होंगे वो ज़्यादा होंगे और शहरी समाज की भाषा ग्रामीण समाज की भाषा से थोड़ा भाषा के अधिक निकट होगी, उसमें शुद्धता ज़्यादा होगी। क्षेत्रीयता ग्रामीण समाज में ज़्यादा होगी और शहरी समाज में थोड़ा विस्तार उसका हो जाता है। एक वर्ग हम बना सकते हैं धनी और निर्धन का, संपन्नता का, संपत्ति के आधार पर। तो इसमें भी भाषा में अंतर पाया जाता है कि जो धनी लोग होंगे उनका बोलने का तरीका होगा थोड़ा प्रभुत्व स्थापित करने का, अकड़ होगी उसमें, लेकिन जो निर्धन लोग होंगे उनकी भाषा में, उनके बोलने के ढंग में दीनता होगी। जैसे जो संपन्न लोग होंगे वो गरीब, जो निर्धन होंगे उन्हें तू का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तू सर्वनाम उनकी भाषा में ज़्यादा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा तुम बोल देंगे। लेकिन जो गरीब हैं, जो निर्धन लोग हैं, वो संपन्न आदमी को, संपन्न व्यक्ति को, जिसको उन्हें अच्छे से पता है, उसकी वेशभूषा से वो देख सकते हैं, उसके रहन सहन के स्टाइल से देख सकते हैं कि ये संपन्न है, तो वे उसको आप शब्द से संबोधित करेंगे। और ये भी होता है कि जो दो समाज हैं उन दो समाजों में अगर ग्रामीण है या अशिक्षित लोग हैं तो उनके अपने समाज में जब बातें करेंगे, ये जो निर्धन लोग हैं वे अपने समाज में बड़े छोटे का सम्मान सूचक शब्द आप नहीं बोलेंगे, अपने समाज में वो तू का या तुम का ही प्रयोग करेंगे, तुम का बड़ों के लिए कर देंगे और अक्सर तो ऐसा भी होता है कि वो सबको तू ही बोल देते हैं। लेकिन जो हमारा संपन्न सभ्य समाज है उसमें एक स्तर सिखाया जाएगा बोलने का, वे छोटों को तू और बड़ों को आप बोलना ही सिखाएंगे, छोटों को तुम और बड़ों को आप बोलना सिखाएंगे। जबकि जो निर्धन समाज है और असभ्य समाज है, ग्रामीण समाज है, उनमें ये रहन सहन का या बोलचाल का ढंग नहीं सिखाया जाता है। एक आधार हो सकता है लिंग, यानी कि स्त्री समाज और पुरुष समाज। तो इसमें भी आप देखेंगे कि जो स्त्रियों की भाषा होती है उसमें थोड़ा एडजस्ट करने का भाव मिलेगा, शब्द भी ऐसे मिलेंगे और बोलने का स्टाइल यानी कि उनके बोलने का ढंग, शैली भी ऐसी मिलेगी। एक घर में लड़का और लड़की दोनों हैं, लड़की की जब लड़की बात करेगी तो वो थोड़ा रिक्वेस्ट के ढंग से बात करेगी, उसकी भाषा में विनम्रता होगी, एडजस्ट करने का एक उनमें सामर्थ्य होता है। लेकिन जो लड़के की भाषा होती है वो भाषा अपना प्रभुत्व स्थापित करने की होगी, अपनी अकड़ उसमें रहेगी हमेशा। जैसे लड़की कहती है भाई मेरे इस काम को कर दे, लेकिन जब भाई बोलता है तो वो अकड़ के साथ बोलेगा चल मेरे इस काम को कर। दूसरा हम ये भी भेदभाव उसमें ये देखते हैं भाषा में भेद कि
पुरुष जब किसी बात को करते रहते हैं, उनमें हस्तक्षेप महिलाएं नहीं कर पाती हैं, और अगर करती हैं तो उन्हें सीधा कह दिया जाता है, चल अपना काम दे, यहाँ क्यों आई है, इस बात में क्यों दखल दे रही है। यानी कि जो स्त्री की भाषा होती है वो हमेशा एडजस्ट करने की होती है। एक और हम भेद देखते हैं कि हमारे जो पुरुष सत्तात्मक समाज है उसमें स्त्रियां अपने पति को कभी भी तू नहीं बोलती हैं, वे हमेशा आप या तुम कह के बोलेंगी। बराबर का बात तो जब करेंगी तो तुम कह के बोल देंगी, और अक्सर आप ही कह के बोलेंगे। लेकिन जो पुरुष हैं वे अपनी पत्नियों को आप नहीं कहते हैं, वे तू बोलते हैं। यानी कि उनकी भाषा में एक ये भी भेद पाया जाता है। दूसरा ये भी भेद पाया जाता है कि जो इस पुरुष हैं, पुरुष की जो भाषा होती है उसमें कुछ अश्लीलता भी होती है, गालियाँ भी देते हैं। लेकिन जब स्त्री बोलती है तो उसकी भाषा में गालियों का और अश्लीलता का व्याप्ति बहुत कम पाई जाती है। बहुत कम उनमें गालियाँ देने का या अश्लील गालियाँ देने का हम नहीं देख पाते हैं। और फिर एक और वर्ग हम बांट सकते हैं, वो धर्म के आधार पर। तो धर्म के आधार पर भी भाषा में भेद पाया जाता है कि जैसे अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो उनमें उर्दू के शब्द, अरबी फारसी के शब्द ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो हिंदू लोग हैं उनकी भाषा में संस्कृत के शब्द ज़्यादा पाए जाते हैं। एक वर्ग हम बना सकते हैं अधिकारी और अधीनस्थ का। तो जो अधिकारी होते हैं उसमें एक अकड़ आती है, एक आदेशात्मक उनकी भाषा का स्वर होता है। लेकिन जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले, उनकी भाषा में ना अकड़ आएगी ना आदेशात्मक स्वर आएगा। लेकिन उनकी जब बोली जो वो बात करेंगे तो वे जी हुजूर वाले अंदाज में बात करेंगे, और आज्ञा का पालन करने की जो विनम्रता होती है, दीन भाव से वो बात करते हैं। और एक और हम जो इस अधीनस्थ कर्मचारी में जैसे लिया जाता है, तो स्त्री को भी हम हमेशा अधीनस्थ कर्मचारी में ही रखते हैं भाषा के विश्लेषण की दृष्टि से, कि जब स्त्री बात करती है पुरुषों के सामने तो वो अधीनस्थ कर्मचारी की तरह ही उनके आज्ञा पालन करने के ढंग की तरह से ही अपने शब्दों का और बोलने के ढंग का इस्तेमाल करती है। और हम इस तरह से एक पंडित और भक्त, पुजारी, पुरोहित और भक्त, इसमें भी भेद कर सकते हैं कि जब कहीं पंडित, पुजारी या कोई भी धर्मगुरु बात करता है तो उसकी औपचारिक उपदेश और प्रवचनमयी भाषा होती है। और भक्त चाहे धनी हो, निर्धन हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, पुरुष हो, स्त्री हो, उसकी भाषा में हमेशा उनकी बात का अनुकरण करने का भाव और विनम्रता और दयनीयता ही रहती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा समाज में अपना अर्थ लेती है और उसके हर वर्ग की भाषा अलग होती है। और हमने इस अपने बात को अच्छे से समझाने के लिए समाज को कई वर्गों में कई आधारों पर बांटा है। जैसे शिक्षा के आधार पर, शिक्षित और अशिक्षित वर्ग, लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष वर्ग, धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है। और भौगोलिक आधार पर ग्रामीण समाज और शहरी समाज, संपन्नता के आधार पर निर्धन समाज और धनी समाज को हम सभ्य, संपन्न, कई नाम दे सकते हैं। और अपनी जो ऑफिशियल शक्तियाँ होती हैं उनके आधार पर अधिकारी और अधीनस्थ वर्ग में हमने बांटा। और काम के आधार पर भी, या जो धार्मिक कामों के आधार पर हम धर्मगुरु और भक्त के आधार पर, यानी कि आस्था के आधार पर हम इसे कह सकते हैं। तो आस्था के आधार पर हम पुरोहित या धर्मगुरु और भक्त के आधार पर हम इसे समाज को बांट सकते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि सभी की भाषा में अंतर पाया जाता है। तो वर्ग के आधार पर हमारी भाषा में जो अंतर पाया जाता है उसको हम वर्ग और भाषा और वर्ग शीर्षक से संबोधित कर सकते हैं। और आपका प्रश्न इसी तरह से आएगा कि वर्ग और भाषा पर टिप्पणी कीजिए।